नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, एमए थर्ड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास 6 है। ओके, तो क्लास 6 है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। जी हाँ, इसमें कई प्रश्न शामिल हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। ओके, तो आप सबको पता होगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आपका पेपर थर्ड क्या है, जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको थर्ड कर दिए हैं, किसी में फर्स्ट ईयर में रख दिए हैं, किसी में सेकेंड ईयर में रख दिए हैं। तो फिलहाल जो आपका सिलेबस है, अगर आपका सिलेबस जेंडर एंड डेवलपमेंट है या जेंडर इन एक्सटेंशन डेवलपमेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके, तो जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे मैंने शॉर्ट प्रश्न भी शामिल किए हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, कई प्रश्न हैं। ओके, तो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, पूरा वीडियो देखना क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, तो सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो स्किप तो आप बिल्कुल ही नहीं करोगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपका पूछ रहा है, जेंडर एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये सब रखा गया, सिलेबस उठा के देख लीजिए, तो सारा ये सब चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक, तो इसमें कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है। फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो लागू हुई थी, इसका ये क्या है और इसका क्या उद्देश्य है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्यों इसको लागू किया गया था। आप सब कमेंट में बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई। ठीक, देखते हैं कौन बताता है। सन लिख के कमेंट करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पढ़ाया था और आप सबको बताया भी था कि सन में लागू हुआ था। ठीक, जिनको नहीं पता है देखते रहें, अंत में बताएंगे इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ठीक कब पारित हुआ था। तो जिनको पता है कमेंट करिए, देखते हैं किन किन बच्चों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आप किसी नज़दीक बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक, बच्चे के जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष के होने तक आप जो भी धनराशि बैंक खाते में जमा करेंगे, उसका आधा अर्थात 50% राशि बालिका की पढ़ाई के लिए निकाली जा सकती है। ठीक, जैसे कि लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है, आप उसकी शादी के लिए पूरी धनराशि निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे ही लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है तो उसकी शादी के लिए क्या आप पूरी धनराशि निकाल सकते हैं और 18 वर्ष तक आप 50% ही निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया गया ना, 18 वर्ष होने तक आप जो धनराशि बैंक खाते में जमा करेंगे उसका आधा % निकाल सकते हैं, आधा अर्थात 50%। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ओके, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन रीज़न क्या था, किस लिए रखा गया था। ठीक, तो आइए जानते हैं। पहला था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। पहले ऐसा होता था ना, कन्या भ्रूण जब गर्भ में ही जब भ्रूण जांच होती थी ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह जब जांच होने से पता चलता था ना कि कन्या है, तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। वो माँ के गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकना। इस हत्या वाले अपराध को रोकने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुई थी। ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड प्रदान करना है ताकि देश में बेटियों की स्थिति को सुधारा जा सके और उन्हें लड़कों जैसा दर्जा प्रदान किया जा सके, ताकि वह भी अपने सपनों को पूरा कर देश की प्रगति में योगदान दे सकें। जैसा कि आप सब देख भी पा रहे हैं, लड़कियों का बहुत ही योगदान है। ठीक,
सेकंड आता है बेटियों की सुरक्षा के लिए। आप बताइए, क्या आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्या आपको लगता है कि बेटियों की सुरक्षा हो रही है? ओके, लिखना, देखते हैं आप सबकी राय क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकना नहीं है, ठीक, बल्कि बेटियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। ठीक, आए दिन बेटियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध किए जा रहे हैं। ठीक, इन अपराधों को रोकना और ऐसे अपराधियों को दंडित करना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन करने के लिए देश की सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया है। कितना? 200 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया। और इस योजना से देश में हो रहे बेटियों के साथ अत्याचार को कम करने में सहायता मिलेगी। अब बताइए, ये जो 200 करोड़ रुपए थे फंड में इन्होंने देश की सरकार ने खर्च किया, इसे कहाँ पे लगाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लगाए। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, देश में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। ठीक, छोटी बच्चियों की सुरक्षा के लिए और उनके परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने का यह एक मजबूत प्रयास है। जैसे कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं ना, एक्सटेंशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रसार किया जाता है बच्चियों को ग्रामीण जनता के बीच जा कर के शिक्षित करने के लिए। ठीक, इस योजना में लिंग बराबरी, छोटी बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने पर फोकस दिया जाता है। क्या आपकी जैसे ग्रामीण जनता के लिए छोटी बच्चियों के लिए यहाँ तक पैड भी फ्री आता है, लेकिन ये आशा बहु लोग देती नहीं है। ठीक, ये सरकार के नियम थे, योजना के तहत रखा गया। सेकंड है सुकन्या समृद्धि खाता, ये भी बहुत अच्छी योजना थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, इस योजना के तहत ये भी विशेषता पाई गई कि एक बचत योजना शुरू की गई जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक खाता है जो कि छोटी बच्चियों के लिए खोला जाता है। यहाँ उनके माता पिता या अभिभावक अपनी बेटियों के लिए पैसे की बचत करते हैं, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा एवं शादी के लिए किया जाता है। और इस खाते में कोई टैक्स की अवधि नहीं है। ठीक, यह उनके परिवार की वित्तीय स्थिति को सुधारने में कुछ मदद करेगा। थर्ड आता है बेहतर ब्याज दर। इस योजना में खोले जाने वाले बचत खाते में ब्याज दर बेहतर दी जाएगी, जो कि अन्य चीज़ों में दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होगी। फोर आता है पैसे की निकासी। इस योजना के तहत बेटियों के माता पिता उनके नाम से पैसा जमा कर सकते हैं और इससे वे लड़की की 21 साल तक की उम्र तक जारी भी रख सकते हैं। जैसे ही लड़की की उम्र 29 वर्ष होगी या यदि वह 18 से 29 साल तक की उम्र के बीच में शादी करने का फैसला लेती है, तो यह फंड मैच्योर्ड हो जाएगा और यह फंड स्वयं ही मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा और फिर केवल लड़की ही इस खाते में से क्या कर सकती है? पैसे निकाल सकेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी है ना, कस्तूरबा गांधी स्कूल, इसमें लड़कियों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को किसी भी प्रकार से स्कूल फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूलों में बच्चियों के लिए विशेष डिस्काउंट प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक ही कर ही सकते हैं। आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ही बोलती हैं। ठीक, तो इतना तो कर सकते हो। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास मैसेज जाएगा जैसे ही मैं कोई भी क्लास लेती हूँ, तो आपके पास जिससे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 आता है, ये 6 नहीं, आज का दूसरा प्रश्न है। ओके, सॉरी। भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्रों के बारे में बताइए। ठीक,
भारत में महिलाओं से संबंधित जो चिंता के वर्तमान क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में महिलाओं के लिए चिंतित होना है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला आता है पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर। जी हाँ, पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर पाया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से अंतर हैं। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद भी, इतना प्रयास हो रहा है, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बदतर है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं ना, ये लड़की है वो लड़का है, एक दूसरे में डिफरेंट रखते हैं। ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। फर्स्ट आता है ग्रामीण भारत में विद्यालय दूर स्थित है। ग्रामीण भारत जो आपका गांव है, जहाँ पे ग्रामीण निवास कर रहे हैं, वहाँ से भारत में जो विद्यालय हैं, गांव से विद्यालय की बहुत ही दूर होता है। मतलब कि जब गांव यहाँ पे है तो विद्यालय अगर उनको शहर जाना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक, ग्रामीण भारत में विद्यालय दूर स्थित है और सुदृढ़ स्थानीय कानून व्यवस्था के अभाव में बालिकाओं के लिए स्कूली शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना असुरक्षित लगता है। ठीक, माता पिता को असुरक्षित लगता है, इसलिए दूर लड़कियों को नहीं भेजना चाहते पढ़ने के लिए। बात है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसे पारंपरिक प्रथाएं ने भी समस्या में योगदान दिया है, जहां कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगता है। सेकेंड आता है लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता। लैंगिक, जैसा जेंडर आप पढ़ रहे हैं ना, तो जेंडर की भूमिका में जो संबंध है, रूढ़िग्रस्तता है। आपकी पुरानी रीत है ना, पुराने कि ये लड़के करेंगे, ये लड़कियां करेंगी, है ना, यही है आपका लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता। आइए जानते हैं विस्तार से। अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां जो निभाने और बाहर जाकर कार्य करने की भूमिका है वो पुरुषों की है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं भी कार्य कर रही हैं बाहर जाकर के। आता लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता ने आमतौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए जैसे जानते हैं, महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण संबंधी उनके कार्यों के कारण श्रमिकों के रूप में कम विश्वसनीय माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है समाजीकरण प्रक्रिया में अंतर। भारत में कई भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मानदंड अलग अलग हैं। जो समाजीकरण के मानदंड हैं उन्हें अलग अलग रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए समान होना चाहिए, है ना। महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक, कहा जाता है ना, आप महिला हो, आप चुप रहो, शांत रहो, मृदुभाषी बनो, चलने पे तेज चलो ना, ज़्यादा बात न करो, बैठने और व्यवहार के लिए भी इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ कहा ही जाता है। इसकी तुलना में पुरुष अपने इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, वो लड़ सकता है, झगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर आता है विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU जिसे हम कहते हैं, इसका IPU का फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ओके। और संयुक्त राष्ट्र महिला जो यूनियन वोमेन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की संख्या के मामले भारत में कितने हैं, 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर रहा था। ठीक, 148वें स्थान पर है इस देश में महिला के प्रति इतनी प्रतिनिधि है। ठीक, 5 आता है आपका सुरक्षा संबंधी चिंता। जी हाँ, भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, अनारकेलिंग,
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये सब मैंने पढ़ा है ना, आप सब देख लेना। घरेलू हिंसा कब पारित हुआ था? 2005 में। और जो भ्रूण हत्या है, इन सब पर रोक लगाया गया था। ठीक, अब आइए 6 जान लेते हैं, पीरियड पॉवर्टी। ठीक, पीरियड पॉवर्टी क्या है? ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, पीरियड पॉवर्टी क्या है, या सुरक्षा संबंधी चिंता क्या है, ग्लास सीलिंग क्या है। ठीक, तो ये याद कर लेना। ठीक, जो पीरियड पॉवर्टी है, इसे हम विश्व के कई देशों में, विशेष रूप से भारत में गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि पीरियड पॉवर्टी, जिसे हम मासिक धर्म को ठीक से प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई की सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित करता है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ बोलते हैं, द्वारा किए गए एक अध्ययन से प्रकट हुआ कि भारत में केवल 13%, कितना 13%, सोचने वाली बात है, बालिकाओं को पहले मासिक धर्म से गुजरने के पूर्व इसके बारे में पता था। 13%, सोच लो, ऐसी स्थिति है भारत में मासिक धर्म के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है ग्लास सीलिंग। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों तक पदोन्नति होने से रोकता है। इसी को हम ग्लास सीलिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न है शॉर्ट, तो इसे हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है। आप सब बोर हो जाते हो, बीच में स्किप कर देते हो, देखते नहीं हो। तो जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना।